अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंट्री टेस्ट और जॉब टेस्ट के अंदर जो वर्ब्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सेंटेंसेस आते हैं या एरर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहले आप 3 चीजें याद रखिए, इन्हीं 3 चीजों पर सब बेस करेगा। इफ यू नो दीज 3 थिंग्स देन यू नो एवरीथिंग अबाउट एरर्स इन वर्ब्स। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की 2 बेसिक टाइप्स विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट होती हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए, उसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। इनट्रांजिटिव वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक सेंटेंस हो आई लाइक, अब इसमें आई सब्जेक्ट है और वर्ब मौजूद है लाइक, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका ये जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। चूंकि जुमला मुकम्मल ही नहीं हो रहा, लाइक डिजर्व करता है या डिमांड करता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को इनकी जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आई प्ले, अब मैं खेलता हूं, मैं आगे ऑब्जेक्ट लगा दूं अगर क्रिकेट, तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है, लेकिन उसके बगैर ये इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है और सेंटेंस मुकम्मल होगा। इसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो होते ही इनट्रांजिटिव हैं, वो ट्रांजिटिव कभी भी नहीं हो सकते। उसकी एग्जांपल है जैसे आई रन, मैं भागता हूं। अब इसके आगे आप चाहकर भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, सो ये हमेशा इनट्रांजिटिव रहेगा। तीसरी चीज जो आपके समझने की है, चॉइस ऑफ वर्ड्स यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। बाज खास एक्शंस हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स यूं तो इंडिपेंडेंटली नजर आते हैं लेकिन हो नहीं सकते। बात स्पेसिफिक एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई खास लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है, उसका कोई सिनोनिम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे स्पीच है, अब स्पीच के लिए हमेशा डिलीवर का वर्ब ही यूज हो सकता है। स्पीच इज डिलीवर्ड, स्पीच इज नॉट गिवन, स्पीच इज नॉट स्पोकन, स्पीच इज नॉट प्रेजेंटेड, स्पीच इज ऑलवेज डिलीवर्ड। तो अगर कहीं सेंटेंस में इस तरह से आए कि कोई वर्ड लिखा है ही गेव अ स्पीच, तो उसमें गलती यही है कि चॉइस ऑफ वर्ड उनका ठीक नहीं था। इन्हीं 3 बेसिक डायमेंशंस पे वर्ब्स के एरर्स आते हैं जिन्हें हमने करेक्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है। तो एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। दे वेंट टू फेयर एंड एंजॉयड, अब इसमें गलती कहां पे है? ये जो लफ्ज एंजॉय है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया ये यहां बताना लाजमी है। इट डिमांड्स द ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको ये लगे कि मैंने जुमला बोला आई एंजॉयड अ लॉट, तो क्या वो ठीक है? वो जुमला ठीक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में है, यानी पैराग्राफ में लिखा हो, वो पहले से बता चुका हो कि मैं क्या कर रहा था, तो वो कह सकता है आई एंजॉयड अ लॉट। इंडिपेंडेंटली ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकता। सो यही यहाँ पे गलती है। दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड देमसेल्व्स, चूंकि दे है और यहाँ पर देमसेल्व्स है, उन्होंने अपने आप को बहुत एंजॉय किया, ये जुमला निस्बतन करेक्ट है। इसको सिलेक्ट करने से पहले लेकिन बाकी 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दे वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड हिमसेल्फ, यहाँ दे के साथ हिमसेल्फ ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही। हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउन और एंटीसीडेंट की डिस्कशन की थी, ये आपस में एग्री नहीं कर रहे, लिहाजा ये गलत है। लास्ट ऑप्शन है दे वेंट द फेयर, यहाँ पे तो सेंटेंस यहीं पे खराब हो गया, एंड एंजॉयड और वर्ब की भी गलती है। सो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। योर मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर तो ये लफ्ज योर की गलती है, सो ये नहीं ठीक हो सकता, यू मस्ट आना था, सो दिस इज रॉन्ग। यू मस्ट अवेल टू दिस अपॉर्चुनिटी, अब इसमें गलती क्या है? अवेल का मतलब होता है मुहैया करना, फराहम करना। सो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिमांडेड है, आपको बताना पड़ेगा ये अवेल किसको करनी है, आपने लाजमी फराहम करनी है। किसे फराहम करनी है? यू हैव टू टेल दिस, यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये जुमला इसलिए ठीक है बिकॉज अवेल के बाद आपने ऑब्जेक्ट उसको दे दिया। लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, यू मस्ट अवेल योरसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी। अब शायद किसी को यह भी दुरुस्त लगे, यहां पर प्रपोजिशन के एरर की वजह से सिर्फ सी ऑप्शन ही या थर्ड ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि अवेल के साथ ऑब्जेक्ट के अलावा प्रपोजिशन भी आता है जो बताता है कि अवेल क्या कराना है। सो सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में यही गलती है कि हमने प्रपोजिशन यहां पर मिस कर दिया। अवेल को एक प्रपोजिशन भी डिमांडेड था जो अवेल के फौरन बाद या ऑब्जेक्ट के फौरन बाद लगना था। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। शी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, अब लफ्ज एब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर करना। याद रखिए गैर हाजिर होना इसका मतलब नहीं है, गैर हाजिर करना इसका मतलब है।
यानी किसी को उसने गैर हाजिर किया है। तो किसको किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल मौजूद नहीं है, बोलने में जो कि मैंने बोला रवानी में, लेकिन यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रहा। सो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में यही एक डिफरेंस है। शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, द आना चाहिए यहाँ पर। क्यों आना चाहिए द यहाँ पर, क्योंकि किसी खास स्पेसिफिक क्लास की बात हो रही है। हमेशा किसी क्लास से, हमेशा हर क्लास से वो एब्सेंट नहीं रहती, किसी खास क्लास की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शी एब्सेंटेड फ्रॉम क्लास, ये भी गलत है। एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। आई शैल मेक हिम टू गो देयर। अब मेक के साथ प्रपोजिशन नहीं होता, सो आई शैल मेक हिम गो देयर होना चाहिए। यहां पर ये टू की वजह से ये ऑप्शन गलत है। आई विल मेक हिम गो देयर, ये बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। बाकी दो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं इसे सिलेक्ट करने से। आई विल मेक हिम गोइंग देयर, दिस इज रॉन्ग। आई विल मेड हिम, विल के साथ तो ऑन ही फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी गलत है। अब शायद किसी के दिल में ये सवाल है कि आई के साथ तो हमेशा शैल लगाया जाता है, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस इसलिए ठीक होना चाहिए और बाकी गलत होने चाहिए। ये बिल्कुल एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये पुराने जमाने की बात है, 40 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगाया जाता था। अब आई और वी के साथ भी विल लगाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं की जाती। सो ये बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं। यू हैड बेटर स्टॉप रनिंग, यू हैड बेटर टू स्टॉप रनिंग, और यू हैड बेटर टू स्टॉप द रनिंग, यू हैड बेटर स्टॉप टू रन। इन सब में से सिर्फ पहला सेंटेंस है जो ठीक है। इसमें रूल क्या है, रूल इसके अंदर यह है कि जब भी लफ्ज हैड के फौरन बाद बेटर वर्ड लगा हो, याद रखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, लफ्ज हैड के फौरन बाद लफ्ज बेटर लगा हो अगर, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हैड के बाद अमूमी तौर पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, लेकिन याद रखिए हैड के फौरन बाद अगर बेटर वर्ड आ जाए तो वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ पहली ऑप्शन दुरुस्त है। एग्जाम्पल 6 की तरफ चल रहे हैं। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम सच एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम लाइक माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम टू माई ब्रदर। अब रिगार्ड का मतलब होता है मैं उसे समझता हूं। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे अगर अपना भाई समझता हूं दैट वुड मीन कि मुझे लगता है, शक है जैसे वो मेरा भाई है, लेकिन दरअसल वो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि मैं उसे अपने भाई के जैसा समझता हूं। तो रिगार्ड के साथ एज लगाते हैं। आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, मैं उसका वैसे ही एहतराम करता हूं जैसे अपने भाई का करता हूं। बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। सेकंड में ये गलती है कि एज के साथ सच अननेसेसरी है। आई रिगार्ड हिम लाइक, रिगार्ड के साथ लाइक नहीं आता, एज आता है, तो ये इस वजह से गलत है। और आई रिगार्ड हिम टू माई ब्रदर, इसका मतलब अपने भाई को जाके बताता होता हूं इसके बारे में, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं लग रही। एग्जाम्पल 7, आई प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर। वर्ब जो प्रिवेंट है इसके साथ हमेशा लफ्ज फ्रॉम लाजमी आता है। मैंने उसे रोका है, किस चीज से रोका है उसके लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन जरूर लगाते हैं। सो आई प्रिवेंटेड हिम गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिज गोइंग देयर, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, और आई प्रिवेंटेड हिम टू गोइंग देयर। आपने देखा हमने पहले ही सेंटेंस में जो रूल आइडेंटिफाई किया उसके मुताबिक थर्ड ऑप्शन ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। एग्जाम्पल 8, आई एंजॉय टू प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। एंड के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म लगनी थी, सो दिस इज रॉन्ग। आई एंजॉय प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट, दिस इज अप्रोप्रिएट। आई एंजॉय प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फिर किसी खास गेम की बात हो रही होती है, तो कोई भी गेम हो सकती है ना, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आई एंजॉय टू प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट, यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई, इस वजह से ये गलत है। सो सेकंड ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन मौजूद है। आई एंजॉय प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट। एग्जाम्पल 9 है जी, ही इंसिस्टेड टू गोइंग टू लंदन। अब यहाँ याद रखेंगे इंसिस्ट के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो ऑन है, सो ये पहला इस वजह से गलत है। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लंदन, ये मुनासिब है। बाकी दो ऑप्शन सिर्फ चेक कर रहे हैं इसलिए कि इनसे बेहतर ना हमें सेंटेंस मिल जाए। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द लंदन, लंदन के साथ द नहीं लगना, प्रॉपर नाउन के साथ, शहरों के नामों के साथ द नहीं लगता। आर्टिकल्स की वीडियोस में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इंसिस्टेड इन गोइंग टू लंदन, दिस इज रॉन्ग as far as preposition is concerned, तो ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। अब एग्जांपल 10 की तरफ चलते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं, लफ्ज प्रिंसिपल चूंकि आ गया है, ये वो प्रिंसिपल है जो स्कूल या कॉलेज का होता है। अक्सर लोग प्रिंसिपल को मिस स्पेल करते हैं और प्रिंसिपल के ये स्पेलिंग्स लिख देते हैं, जिसका कि मतलब उसूल होता है, इस बात का ख्याल रखिए। सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आवर प्रिंसिपल मेड एन इंप्रेसिव स्पीच, स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था।
स्पीच के साथ लफ्ज मेड नहीं आता, स्पीच के साथ तो लफ्ज आता है डिलीवर। सो ये हमें सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आवर प्रिंसिपल डिलीवर्ड एन इंप्रेसिव स्पीच, प्रिंसिपल ने बड़ी इंप्रेसिव स्पीच की। एग्जांपल 11, द ऑल बॉयज आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे द ऑल बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड है, ऑल द बॉयज होता तो वो बेटर था। एक तो ये इस वजह से गलत है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जहन में रखें, हम उर्दू या हिंदी बोलने वाले जो होते हैं, हम इम्तिहान देना समझते हैं कि उसका काम है जो इम्तिहान के लिए बच्चा अपीयर हुआ है, तो हम कहते हैं इम्तिहान असल में आंसर शीट को, इसलिए हम इम्तिहान देना कहते हैं। अंग्रेजों के यहाँ एग्जामिनेशन से मुराद क्वेश्चन पेपर होता है, वो आंसर शीट को इम्तिहान नहीं समझते या एग्जाम नहीं समझते। चूंकि वो क्वेश्चन पेपर को एग्जाम समझते हैं और आंसर शीट को एग्जाम नहीं समझते, तो क्वेश्चन पेपर हमेशा स्टूडेंट्स लेते हैं, दे टेक एग्जामिनेशन, आंसर शीट वो देते हैं। और गिव का काम यानी जो क्वेश्चन पेपर देने वाला है वो एग्जामिनर है, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर गिव करता है और जो स्टूडेंट होता है वो एग्जामिनेशन टेक करता है, बिकॉज एग्जामिनेशन रेफर्स टू द वर्ड क्वेश्चन पेपर। So all the boys are not giving examination, they are taking examination. ऑप्शन बी और डी इस वजह से गलत है कि बी में भी उन्होंने मेकिंग का लफ्ज लिखा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, और डी में भी गिविंग का लफ्ज लिखा जो मुनासिब नहीं। याद रखें क्वेश्चन पेपर को एग्जाम कहते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल 12, he knows how to swim। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे तैरना आता है। he knows swim गलत, he knows swimming होता तो ये ठीक होता। he knows to swim ये भी गलत, he knows the swimming ये भी गलत, he knows how to swim बस यही करेक्ट आंसर है। 13th एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लेड डाउन फॉर एन आवर। याद रखें टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है, यहाँ ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। आई एम गोइंग टू लेन डाउन गलत, आई एम गोइंग टू लाई डाउन फॉर एन आवर ये ठीक है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ले डाउन। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटने के लिए ले का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे या लाई का, और लाई के लफ्ज का एक दूसरा मतलब भी होता है झूठ, उसके भी यही स्पेलिंग होता है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें लेटने के लिए भी लफ्ज लाई ही इस्तेमाल होता है, ले का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है ये रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सो अगर किसी ने कोई चीज रखी है, आई हैव लेड डाउन बुक्स, मैंने किताबें रख दी हैं, तो हम ले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वरना वी यूज द वर्ड लाई। सो हमारी इसमें सिर्फ ये ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन, बाकी सारी ऑप्शंस गलत हैं। एग्जाम्पल 14, द बॉय डिनाइड टू टेक मनी। अब ये आगे हमारे पास चॉइस ऑफ वर्ड वाली प्रॉब्लम्स। अब द बॉय डिनाइड टू टेक मनी में डिनाइड लफ्ज क्यों गलत है? डिनाई का मतलब होता है हमने किसी के बारे में कहा है, उस पर कोई इल्जाम लगाया है या किसी के बारे में दावा किया है कि इसने पैसे लिए, तो वो डिनाई कर रहा है, नहीं जनाब मैंने पैसे नहीं लिए। यहां वो कहना चाह रहा है स्टूडेंट ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है, सो द बॉय रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी, ये प्रॉपर वर्ड है। हालांकि डिनाई और रिफ्यूज दोनों का मतलब मना करना होता है, लेकिन डिनाई इस वजह से गलत है क्योंकि डिनाई का मतलब होता है इल्जाम उस पर लगाया गया तो उसने उस पर मना कर दिया, नहीं जी ये मैंने काम नहीं किया। रिफ्यूज का मतलब है उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं यहां पर वाजे कर दूं कि मैंने ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लिया, सी को या सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, थर्ड को गलत कर दिया। हालांकि थर्ड ऑप्शन भी ठीक है ग्रामेटिकली, द बॉय रिफ्यूजेस टू टेक द मनी, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो अब सेकंड या थर्ड दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, दोनों ही ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टेंस का फर्क है ना। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमारे पास तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है पीछे मौजूद कि ये बात पुरानी बताई जा रही है या अब की बता रहे हैं। जब कॉन्टेक्स्ट ही मौजूद नहीं है तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जी उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था या वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वर्क हार्ड लेस्ट आई मे फेल। हम पहले एक और सीरीज के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि लेस्ट के बाद हमेशा लफ्ज शुड इस्तेमाल होता है क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है वरना। सो आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड नॉट फेल। यहां पर दूसरे ऑप्शन में ये गलती है कि शुड के बाद पॉजिटिव रखते हैं, लेस्ट में ही नेगेटिविटी आ चुकी है, दो नेगेटिव इकट्ठे नहीं हो सकते, इसका वैसे ही मतलब है वरना। तो जब वरना इसका मतलब हो तो वो कह रहा है मैं मेहनत करता हूं वरना नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये कोई जुमला नहीं बना। जुमला बनेगा मैं मेहनत करता हूं वरना मैं फेल हो जाऊंगा, यानी कि मेहनत ना करूं तो फेल हो जाऊंगा। सो आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है यहां पे। नेक्स्ट, अनलेस ही वर्क हार्ड ही विल फेल। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आ गई है
और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर याद रखिए जो कंडीशनल क्लॉज होती है यानी कि फर्स्ट क्लॉज वो अगर प्रेजेंट में हो तो मेन क्लॉज फ्यूचर में होती है। अब ये है तो प्रेजेंट में पहले ऑप्शन में, लेकिन इसमें गलती ये हुई है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होना चाहिए, तो यहाँ पे लफ्ज वर्क्स होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही वुड फेल। यहाँ पर ये पार्ट तो ठीक कर दिया उन्होंने, यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर फ्यूचर टेंस आना चाहिए, सो ये गलत हो गया। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल फेल, ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट ऑप्शन अनलेस ही डू नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल, ये भी बिल्कुल गलत है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम्पल 17 की तरफ चल रहे हैं। आई वॉज हियरिंग हर स्वीट सॉन्ग। अच्छा, इसमें भी चॉइस ऑफ वर्ड की बात आ गई। हियर का मतलब होता है कि मुझे आवाज आ रही है कि वो गा रही है कहीं, यस आई कैन हियर हर सॉन्ग, पता लग रहा है कि वो कहीं गा रही है, लेकिन क्या मैं वो गाना इंटेंटली तवज्जो से सुन रहा हूं कि नहीं, इसके लिए हियर लफ्ज नहीं आता, इसके लिए लफ्ज आता है लिसन। सो आई वॉज लिसनिंग हर स्वीट सॉन्ग, ये बेहतर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है, लिसन के साथ हमेशा प्रपोजिशन टू लाजमी आता है। सो आई वॉज लिसनिंग टू हर स्वीट सॉन्ग होता तो ये बी ऑप्शन ठीक होता, ये हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में, आई वॉज लिसनिंग टू हर स्वीट सॉन्ग, ये करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, आई वॉज लिसनिंग टू हर स्वीटर सॉन्ग, यहां लफ्ज स्वीटर की वजह से ये गलत हो गया। सो हमारे पास ठीक सिर्फ एक ही सेंटेंस है, थर्ड ऑप्शन। मैं सारे ऑप्शन इसलिए देखता होता हूं, बाजू का एक से ज्यादा ठीक लग रहे होते हैं, फिर हमें उनमें से कंपेयर करना होता है कौन सा बेटर है। एग्जाम्पल 18 की तरफ जा रहा हूं, द रिवर हैज फ्लोड ओवर इट्स बैंक्स, ये ठीक सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरिया इसका मतलब है इतना बुलंद हो गया कि अपने किनारों से बाहर आने लगा। सेकंड ऑप्शन में भी एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, तो इसको भी हम करेक्ट ही तस्वर करेंगे, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर देते ठीक होता। बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। द रिवर इज फ्लू, ये गलत है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है ये फ्लू, ये फ्लो की सेकंड फॉर्म थी, फ्लो का मतलब बहना होता है, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, और दरिया उड़ते नहीं है। द रिवर हैज फ्लोन ओवर इट्स या हिज बैंक्स, ये भी गलत है। सो ए और बी में से कुछ भी सिलेक्ट करें वो आपका करेक्ट आंसर है। ये सेंटेंस क्या गलती से ऐसा हो गया, नहीं, जानबूझकर इंटेंशनली ऐसे रखा गया आपको ये बताने के लिए कि बाज़ औक़ात ऐसी गलती पेपर में आ जाती है, क्वेश्चन पेपर में, कि एक से ज्यादा ऑप्शंस या सेम आ जाते हैं या ठीक आ जाते हैं, तो बच्चे क्या समझते हैं कि चूंकि दो दफा एक ऑप्शन लिखी हुई है, यार ये तो गलती होगी, हमें बाकी दो में से सिलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको रूल्स पे रहना है और देखना है क्या ठीक है और उसी के मुताबिक सॉल्व कर देना। एग्जाम्पल 19, वेयर इज यू लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इज तो नहीं आ सकता, सो ये गलत है। वेयर यू वॉज लास्ट नाइट, एक तो ये मिसप्लेस्ड है, हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, दूसरा यू के साथ वॉज कभी भी नहीं आता, वर आता है, ये भी गलत है। वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, ये निस्बतन ठीक है। वेयर वर यू लास्ट नाइट, ये और भी ज्यादा ठीक है। टेंस के एतबार से दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, लेकिन ये ज्यादा करीब पर है दुरुस्ती के, सही होने के, सो हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वेयर वर यू लास्ट नाइट, कल तुम रात को कहां थे। आई फॉरबेड हिम टू गो देयर, अब लफ्ज फॉरबेड का मतलब होता है मना कर देना, मैंने उसे वहां जाने से रोक दिया। बेहतर तो होता है यहां लिखा होता है आई फॉरबेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने वहां जाने से उसको रोका, लेकिन जेरेंड और इन्फिनेटिव कभी कभी एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो जाते हैं, सो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग नहीं है टेक्निकली, लेकिन अगर हमारे पास जेरेंड वाली कोई और ऑप्शन आ गई बेहतर, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। आई फॉरबेड हिम टू गोइंग देयर, यहाँ टू के बाद उन्होंने आईएनजी वाली फॉर्म लगाई, ये गलत हो गया, टू के बाद तो लगनी ही फर्स्ट फॉर्म है। आई फॉरबेड हिम गो देयर, ये भी दुरुस्त नहीं, यहाँ तो फॉरबेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर होता है, यहाँ आई फॉरबेड हिम टू गो देयर होता है। आई फॉरबेड हिम एट, फॉरबेड के साथ एट वाली प्रपोजिशन नहीं लगती, सो ये भी गलत है। सो इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही है और उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। थर्ड लास्ट एग्जांपल है, बस 3 और एग्जांपल्स हैं, आप इनको जरूर तसल्ली से देखें। सारे एग्जांपल्स आई नो कभी कभी बोर हो जाते हैं 2-4 एग्जांपल्स देखने के बाद, रोक लिया करें, बाद में दोबारा प्ले कर लिया करें, लेकिन देखा पूरा करें तभी सारे रूल्स आप समझ सकेंगे। एग्जाम्पल 21 है, ही वॉक एज इफ ही इज अ प्रिंस, तो यहाँ तो ही के साथ ये सिंगुलर वर्ब की बजाय प्लूरल वर्ब लगा दिया, ये सिंगुलर था ये प्लूरल है, ये नहीं हो सकता, सो ये गलत हो गया। यहाँ मैं बताता चलूं, जैसे नाउन्स में सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, वर्ब्स में ऑपोजिट होता है, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का इजाफा करते हैं। सेकंड सेंटेंस है, ही वॉक्स एज इफ ही वाज अ प्रिंस, ये सेंटेंस यहां तक तो दुरुस्त है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो बाकी एग्जांपल आपको पढ़ने के बाद बताता हूं। ही वॉक्ड एज इफ ही वाज अ प्रिंस, यहां भी ये पार्ट तो ठीक है, इसी पार्ट में गलती है। ही वॉक्स एज इफ ही वाज अ प्रिंस, ये बिल्कुल 100% करेक्ट सेंटेंस है। अब
वर लगा दिया मैंने ही के साथ तो वॉज लगाते हैं, और मैं कह रहा हूं ही के साथ वर आया है जिसमें वो ठीक है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि इंग्लिश में उसूल ये है कि जब किसी इम्पॉसिबल बात को बयान किया जा रहा हो, जब कहा जा रहा हो कि वो ऐसे चलता है जैसे कोई शहजादा हो, और वो शहजादा नहीं है ना हो सकता है, तो फिर हम उसको हमेशा प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं। यहाँ सिंगुलर हो या ना हो, हमने सब्जेक्ट को प्लूरल ही ट्रीट करना है और उसके साथ वर ही लगाना है, हमेशा आर भी नहीं लगाना। अगर यहां पर सेंटेंस होता है ही वॉक्स एज इफ ही वॉज विनिंग, तो इसको हम कहते हैं कि ये दुरुस्त सेंटेंस है, यहां ही के साथ वॉज ही लगना था। यहां क्यों दुरुस्त है? क्योंकि ये काम पॉसिबल है, जीतना पॉसिबल है। वो ऐसे चल रहा था जैसे वही जीत रहा है या जीत रहा था, ये वो ऐसे चलता है जैसे वो पहले जीत रहा था। दिस इज पॉसिबल कि वो जीत रहा था उसके ख्याल में, तो वो ऐसे चल रहा है। यहां हम ही के साथ वॉज ही लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। लेकिन जो हमारे पास गिवन सेंटेंस है उसमें वर इसलिए लाजमी लगाना है कि उसका प्रिंस होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका प्रिंस होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ही के साथ हमेशा वर लगेगा, वॉज नहीं लग सकता। एग्जाम्पल 22 की तरफ जा रहे हैं। वुड दैट माई फादर इज अलाइव। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर शायद आप इससे बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो। आप याद रखें, उर्दू में या हिंदी में हम जिसे कहते हैं काश ऐसा होता, तो वो जो काश का लफ्ज है उसको इंग्लिश में वुड दैट से डिनोट करते हैं। वुड दैट, काश ऐसा होता। अब काश का मतलब है ऐसा हुआ नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें भी हमेशा जो सब्जेक्ट होता है उसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है, उसके साथ वर ही लगाते हैं, इज एम आर नहीं लगाते, हैज हैव नहीं लगाते, वर लगाते हैं। वुड दैट माई फादर वर अलाइव, काश मेरा बाप जिंदा होता, ये करेक्ट सेंटेंस है। वुड दैट माई फादर हैज बीन अलाइव, गलत। वुड दैट माई फादर हैड बीन अलाइव, गलत। आखिरी एग्जांपल आज की, आई फॉरबेड हिम गुड बाय। फॉरबेड का मतलब तो मना करना होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। आई टेल हिम गुड बाय, ये भी गलत है। इंग्लिश में अलविदा कहने को हम कहते हैं आई बेड हिम गुड बाय। बेड गुड बाय का मतलब होता है अलविदा करना। सो मैंने उसे अलविदा कहा, सो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। पहली दोनों और आखिरी आई से हिम गुड बाय ये गलत है। याद रखें, अंग्रेजी में हम अलविदा कहने को कहते हैं आई बेड हिम गुड बाय। यूं आज की ये सारी एक्सरसाइज जिसमें हमने वर्ब से रिलेटेड 3 रूल्स जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें कवर कर लिया। वो तीनों रूल्स आप याद रखें, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स का है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब्स का है, और तीसरा चॉइस ऑफ वर्ड्स का है। इन 3 रूल्स के मुताबिक या इनके मुतालिक ही हमें हमेशा सवालात आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हों और जॉब टेस्ट के अंदर भी। कोई बात अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई हो, आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उसे बाकी चीजें छोड़ के पहले डिस्कस कर लिया जाए, उसे भी डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।